हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसे बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर प्लीज आप 10th यूपी की क्लासेस आगे बनाइए। आपने 4 लेक्चर दे चुके हैं, आपका नेक्स्ट वीडियो कब होगा? तो बेटा आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। आज हम आपके लिए लेक्चर 5 लेके आए हैं और एक दो वीडियो में इसको भी खत्म कर देंगे। इस तरह हमारा एक चैप्टर केमिस्ट्री का बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आज आपके लिए थोड़ा सा एडवांस लेके आए हैं क्योंकि बहुत लोग की शिकायत आ रही थी कि सर आप जब लिखते हैं तो लिखते में बहुत टाइम लगता है, सर उस चीजों को हम नहीं समझ पाते। तो बिल्कुल बेटा, फॉन्ट बहुत छोटा हो जाता है। आपकी इन सारी समस्याओं को हम दूर कर दिए, वैसे ही बिल्कुल अपने वादे के अनुसार जैसा हमने कहा था कि हमारे शुभम जी के द्वारा स्मार्ट बोर्ड आया जाएगा। तो हम लोग स्मार्ट बोर्ड के साथ हैं, हम लोग स्मार्ट बच्चे हैं। हम क्या, आप बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चल रहा था। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ी थी, सबसे पहला विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, और आपको एक होमवर्क दिया था कि आप सभी कोई करके आइएगा, बहुत इजी, अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया। मतलब हम लोग को स्टडी करना था अपचयन और उपचयन अभिक्रिया के बारे में। उसको देखिए, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। जैसा कि हम बात करें विस्थापन अभिक्रिया, तो आपको बताया गया था कि विस्थापन अभिक्रिया में वे अपने तत्वों से यौगिकों में क्या होते, विस्थापित हो जाते हैं। या ये कह दिया जाए कि अधिक क्रियाशील धातु हमेशा कम क्रियाशील तत्वों को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। या ऐसे समझिए कि कम क्रियाशील विस्थापित हो जाते अधिक क्रियाशील से। यह थी विस्थापन में। और द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझने का एक छोटा सा फंडा था, याद करिए, आपको बताए थे कि बेसिकली आयनों का विनिमय होता है। आयनों का विनिमय अगर समझा जाए इस चीज को, तो हमने पाया था कि आयन एक दूसरे से क्या होते, विस्थापित हो जाते हैं। और अब हम लोग स्टडी करेंगे अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया, जो कि आपका होमवर्क भी था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको बहुत अच्छी लगे तो हमारे शुभम क्लासेस में आप लोग मन लगा के पढ़िए और हम गारंटी के साथ करें आपको 90+ मार्क्स दिला के रहेंगे, क्योंकि ये बैच ही है जीरो से हीरो। ठीक है, तो हीरो बना के छोड़ेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों से कह दीजिए सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करिए, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टॉपिक हमारी थी, देखिए, अपचयन और उपचयन। तो अगर हम लोग समझे तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछली क्लास की टॉपिक में हम लोग पढ़े थे विस्थापन अभिक्रिया ना। देखिए, पिछली क्लास में हम लोग जो स्टडी किए थे वो था द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझा जाए तो हम लोगों ने क्या पाया, इस चीज को समझिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अगर हम लोग देखें तो हमने क्या पढ़ा, एक बार समझ लेते हैं कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, देखिए इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यही बात आपको समझाए थे कि यहां पे आयनों का आदान प्रदान होगा। जैसे हमने Na2SO2 लिया, इसको यहां पे 4 कर लीजिए, वो टाइपिंग मिस्टेक है। ये पॉजिटिव हो गए, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गए, ये निगेटिव हो गया। हमेशा पॉजिटिव वाला निगेटिव के पास और निगेटिव वाला पॉजिटिव के पास आएगा, क्योंकि समान आयन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आयन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। कहने का मतलब यह है
कि अगर इन आयनों की बात करें तो प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, माइनस वाला प्लस के पास जाएगा। यही आपको बताए थे आयनों का विनिमय। तो हमने क्या पाया, सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से किए तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मिला, इसको याद कर लीजिएगा। और जब भी अवक्षेप की बात होगी तो तीर ऐसे बना दीजिएगा, इसी को कहते हैं अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है, जो अंत में बच जाता है। तो नोट में इसको लिखवाए थे, याद करिए कि बेरियम सल्फेट के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। याद करिए, हमने टोटल आपको 10 अभिक्रिया बताई, उन 10 अभिक्रिया में एक अभिक्रिया ये भी थी, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अवक्षेपण एक साथ याद कर लीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का विनिमय होता है वो क्या कहलाता है, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने 5वें प्रकार की। अब 5वां प्रकार है उपचयन और अपचयन। एक साथ में इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर बात हो तो इसको याद रखिएगा, इसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब वे अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होती हैं, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स। अब सवाल यह होता है सर हम पहचानेंगे कैसे, बात तो सही, कैसे पहचानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं नंबर 1 उपचयन। उपचयन का एक और नाम है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहते हैं। दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो ये 15 अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है हाफ ईयरली एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके भी मार्क्स ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल बैच लेकर आए हैं, जिसमें जीरो से हीरो यानी स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा और हाफ ईयरली तक के सिलेबस को, 12th के सिलेबस को 16 अक्टूबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा और जो 10th वाला बैच है उसका 13 सितंबर तक इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस बैच में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी क्लास चलेगा वो लाइव रहेगा, उसके नोट्स आपको तुरंत मिलेंगे, आपको डाउट तुरंत पूछ सकते हो और जो भी क्लास रहेगा अगर आप मिस करते हो तो उसके रिकॉर्डेड सेशन आपके मोबाइल पे सेव हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो स्टार्टिंग से तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो वहां से रेफरल कोड पर आप शुभम UP10 इस कोड को जरूर अप्लाई करना, ताकि आपकी फीस से 10% डिस्काउंट आपको मिल सके और आप शुरू से इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी कर सकें। हैं ऑक्सीकरण, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन आ जाए, उसका ऑक्सीकरण हो जाए, और ऐसी अभिक्रिया को ही कहा जाता है क्या, ऑक्सीकरण, और यह हम उपचयन के नाम से जानते हैं। अगर इस बात को समझे तो याद रखिएगा कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, ध्यान दीजिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, जैसे यहां देखिए कार्बन है ना, लेकिन यहां पे कार्बन के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ये कुछ उदाहरण है, इनको समझिए कि अभिकारक में सिर्फ कार्बन था, लेकिन उत्पाद में कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी आ गया, तो अभी साफ साफ है कि ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। ऐसी वृद्धि को ही कहते हैं उपचयन। दूसरा समझिए कि जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास, ह्रास का मतलब कमी, मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन हट जाए। एक छोटा सा फंडा बता रहे हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्या, ऑक्सीजन ऐड हो, ऐड हो का मतलब जुड़े, और हाइड्रोजन रिमूव्ड हो,
रिमूव हो का मतलब हटे, मतलब ऑक्सीजन आ जाना चाहिए, हाइड्रोजन हट जाना चाहिए। ऐसी अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होती? उपचयन। और वे अभिक्रिया या वे समीकरण जिसमें उपचयन अपचयन दोनों होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को ही कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। चलिए, क्लियर है, समझ में आ रहा है? जैसे अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहां एक एग्जाम्पल है, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। इसको समझिए बेटा, कहने का क्या मतलब है। हमारे पास है यहां पे CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। इसमें ऑक्सीजन था कॉपर के साथ, लेकिन यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। यहां पे हाइड्रोजन अकेले था, लेकिन यहां हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन ऐड हुआ तो यह हो गया क्या? उपचयन। यहां हट गया तो यह हो गया क्या? अपचयन। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दोनों अर्ध अभिक्रियाएं अपचयन और उपचयन होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को ही कहते हैं क्या? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। क्या ये बात क्लियर है? अगर आप क्लियर है तो अपने कमेंट बॉक्स में एक लाइन लिखिएगा, यस सर क्लियर है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहां कॉपर अकेले है, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन से ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन हट गया तो अपचयन, ऑक्सीजन जुड़ गया। देखिए हाइड्रोजन अकेले था, लेकिन यहां हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ गया, और जब ऑक्सीजन आ जाता है तो क्या? उपचयन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ओके, आगे चला जाए। चलिए आइए दूसरे पार्ट को समझा जाए। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? अपचयन। देखिए बेटा, अगर हम लोग अपचयन की बात करें तो अपचयन क्या कह रहा है, इस चीज को समझिए। उल्टा, कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, ठीक है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, ह्रास मतलब कमी, और क्या कि जब किसी पदार्थ में क्या हो? हाइड्रोजन की वृद्धि, मतलब फिर से वही फंडा, ये जस्ट उल्टा है। ऑक्सीजन रिमूव्ड हो मतलब हटे, और हाइड्रोजन ऐड हो मतलब जुड़े। देखिए बहुत इजी है, अगर अपचयन उपचयन समझ लिए तो समझ जाइए, आपकी टॉपिक हो जाएगी क्लियर। क्या अपचयन की बात करें तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है मतलब कमी होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन। या तो समझना है कि जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, तब वहां पे कहलाता है अपचयन। ठीक है, जो एग्जाम्पल अभी हम आपको दिए थे, देखिए वही एग्जाम्पल हमने पीपीटी में भी रखे हैं। क्या उदाहरण है कि CuO कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराएं। अब यहां ऑक्सीजन था, यहां ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन हट गया, और ऑक्सीजन हट गया तो क्या हो गया? अपचयन। इसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहां हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऐसी अभिक्रिया को कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? उपचयन। और इसी अभिक्रिया को एक लाइन में कहेंगे क्या? रेडॉक्स। रेडॉक्स दो अभिक्रियाओं का संयोजन है, अपचयन और उपचयन। देखिए ये एग्जाम्पल था हमारा अपचयन का, और अगर हम बात करें
दूसरे फंडे की, तो याद रखिएगा उपचयन के लिए, उपचयन का एक घर वाला नाम है ऑक्सीकरण। क्या है भाई ऑक्सीकरण? कि ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो। अगर आपको मेरा फंडा अच्छा लगे तो आप एक लाइन में लिखिएगा यस सर क्लियर है, अच्छा लगा। अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा। कॉपी में एक छोटा सा नोट बना लीजिए, नोट बना के लिखिए इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित होता है। क्वेश्चन बनेगा अपचयित पदार्थ, तो अपचयित पदार्थ कौन? कॉपर। ये क्वेश्चन बना है। उसके बाद पूछा उपचयित, उपचयित पदार्थ, तो देखिए हाइड्रोजन, बहुत इजी है। मतलब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हो गया, अपचयन हो गया, और जहां अपचयन होगा उसी को अपचयित पदार्थ कहिएगा। हाइड्रोजन से H2O ऑक्सीजन आ गया तो ये उपचयन होगा, और जहां उपचयन होगा उसे उपचयित पदार्थ कहिएगा। अपचयन है तो अपचयित, उपचयन है तो उपचयित, बहुत इजी है। ऑक्सीजन ऐड हो तो उपचयन, और ऑक्सीजन रिमूव हो तो क्या? अपचयन। हाइड्रोजन ऐड हो तो अपचयन, हाइड्रोजन रिमूव हो तो उपचयन। ओके। अब क्या कहा कि इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों ही होता है, इसलिए इसे रेडॉक्स कहते हैं। देखिए यही चीज आपको समझा रहे थे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कही जाती है। और रेडॉक्स अभिक्रिया समझने के लिए हमें याद रखना होगा कि इसमें अपचयन और उपचयन को बहुत बेसिकली याद रखना है। दोनों का फंडा इजी है। अपचयन में ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, और अगर हम बात करेंगे यहां बात करेंगे अपचयन में तो ऑक्सीजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। ऐसी भी क्रियाएं जो दोनों से मिलकर बनी होती है, ऐसी भी क्रियाओं को कहते हैं रेडॉक्स। अब दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? आप अपनी कॉपी में हेडिंग बनाइए और कोशिश कीजिए कि हमेशा वीडियो के नोट्स बनाते ही चलिए। अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो किसी दिन डाटा नहीं रहेगा या नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो भी आप कॉपी से पढ़ सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि हम हमेशा मोबाइल से पढ़ेंगे तो नहीं हो सकता। तो जैसे आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साथ ही साथ नोट्स बनाते हैं, तो उम्मीद करते बच्चों आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, चलिए कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव। उपचयन को ही कहते हैं क्या? ऑक्सीकरण। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, दैनिक जीवन में किसका? दैनिक जीवन में उपचयन, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का प्रभाव। बेटा ऑक्सीकरण को एक तरह से हम समझे खराब हो जाना। जैसे रात में आपने पनीर रखा, सुबह पनीर क्या हुआ? फ्रिज में नहीं रखा तो खराब हो गया, तो क्या कौन सी अभिक्रिया होगी? उपचयन। या ऐसा सोचो, मटर पनीर की सब्जी बनी थी, अब पता चला छोटे भाई से आप चुरा के बेड के नीचे रख दिए और सोचे कि वो देखे नहीं, सुबह हम आराम से खाएंगे। अब 2 दिन आप भूल गए, 2 दिन बाद निकालेंगे तो वो खराब हो जाएगा ना। तो वो खराब होने का कारण क्या? उसमें उपचयन अभिक्रिया का होना, जिसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया का सबसे पहला एग्जाम्पल है संक्षारण। क्या है भाई? संक्षारण। इसे इंग्लिश में कोराइजन कहते हैं। जो बच्चे इंग्लिश वाले इस बात को समझिएगा कि इसे इंग्लिश में कहते हैं कोराइजन। कोराइजन का मतलब भी होता है क्या? संक्षारण। और वो किसके कारण होता है? उपचयन अभिक्रिया के द्वारा। देखिए कि जब कोई धातु, धातु मतलब लोहा, ऑक्सीजन आर्द्रता
अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संक्षारित हो जाती है। मतलब कि अगर कोई धातु है, ऑक्सीजन आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आकर उसकी परत कमजोर हो जाती है, मतलब उसमें क्या होता है, संक्षारण की क्रिया होती है। जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। आइए इस चीज को समझते हैं कैसे है। जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। अब आपसे कहा कि धातु होना चाहिए, तो भाई हम धातु को ले लेते, लोहा है। ऑक्सीजन होना चाहिए तो O2, जल होना चाहिए तो H2O। अब संक्षारण की क्रिया हो गई, और आपको याद रखना है संक्षारण की क्रिया के बाद हेमेटाइट अयस्क बनाएगा, और यही हेमेटाइट अयस्क का जो रंग है वो होता है भूरा। इसी को कहते हैं क्या, जंग सूत्र, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3.2H2O। देखिए संक्षारण का एक मतलब है जंग लगना। जैसे हमने लिया कि लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, तो हमने आयरन लिया, ऑक्सीजन लिया, H2O लिया, और यहां पे जंग सूत्र का फॉर्मूला पता है हम लोग को, हेमेटाइट कहते हैं, और हेमेटाइट को कहा जाता है Fe2O3.2H2O। अब इसको बैलेंस करना है। जल है 2, तो यहां कर लीजिए 2, ये हो गया बैलेंस। यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां ऑक्सीजन 3 है, तो इसमें कर दीजिए 3 है ना, इसमें कर दीजिए 2 से गुणा, तो देखिए 2/3 हो गया 6। यहां कर दीजिए 3 से गुणा, 3 दूना हो गया 6। अब 2 दूना 4 हो गया आयरन, तो यहां हो गया 4 आयरन। एक बार समझ लीजिए, क्योंकि समीकरण अगर संतुलित रहेगा तब समझ जाइए आप केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आ रहे हैं, और अगर समीकरण में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो समझ जाइए बहुत गड़बड़ है। आपको याद रखना है कि जंग सूत्र का फॉर्मूला होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट का रंग होता है भूरा, जो Fe2O3.2H2O से मिलकर बना होता है। आपको साफ साफ कहा गया कि धातु ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आती है। जैसे अगर आपके घर छड़ आया हो, लोहे की छड़, उसको रख दीजिए छत पे, तो पाएंगे कि उसमें जंग लग जाता है, तो ये इसी कारण होता है। ठीक है, चला जाए दूसरा। देखिए भाई दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है चांदी के ऊपर काली परत। ठीक है, किसके ऊपर, चांदी के ऊपर काली परत। चांदी के ऊपर काली परत। अब चांदी का फॉर्मूला होता है Ag। ये ऑक्सीजन से क्रिया करके बन जाती है क्या, Ag2O। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगाइए और यहां लगा दीजिए 4, ये हो गया बैलेंस। बहुत इजी है, समझिए इस चीज को बहुत ध्यान से। आपसे कहा कि सिल्वर जंग लग के काला हो जाता है। सोचिए मम्मी के पास चांदी की पायल होगी या आपके पास चांदी की अंगूठी होगी, तो कुछ समय बाद वो काली क्यों हो जाती है, क्योंकि वो संक्षारण की क्रिया करती है, उस पर जंग लग जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि लोहे में जंग लगना कौन सा कलर, तो भूरा। चांदी में कौन सा कलर, तो काली परत। आइए एक और समझते हैं, एकदम साफ साफ लिखे, समझ जाइएगा। इसके बाद क्या है, तीसरा, तांबे के ऊपर
हरि पर चढ़ना संक्षारण उदाहरण है। ध्यान दीजिए, किसके ऊपर? तांबा। चलिए भाई तांबा ले लेते हैं हम लोग। तांबे के ऊपर हरी पर, इसीलिए हमने हरा कलर लिया है, इसको समझ जाइए। अब तांबे को कहते हैं कॉपर। अगर कोई आपसे पूछे तांबे को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो कॉपर कहते हैं। तो Cu+2O2 CuO, ये हो गया बैलेंस। कैसी परत? हरी परत। ध्यान दीजिए, हमने 3 धातु लिए। एक धातु लिया लोहा, लोहे में जंग लगा तो कैसा हो गया? भूरा। दूसरा लिया चांदी, चांदी में जंग लिया तो कैसा हो गया? काला। और तीसरा लिया तांबा, तांबा में कैसा? हरा। ये तीनों के एग्जाम्पल हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसे नोट कर लेंगे तो काफी अच्छा है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आगे चला जाए, एकदम क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है। आज की क्लास अगर अच्छी लगेगी तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अगर लोहे की बात करें तो लोहे में जंग लगेगा तो हो जाएगा भूरा। चांदी की बात करें, चांदी में होगा तो काला। तांबे की बात करें, जिसको Cu कहते हैं, वो हो जाएगा हरा। ठीक है, अब जंग लग जाएगा तो खराब हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये धातुएं बहुत महंगी मिलती हैं, तो इनको किस प्रकार बचा सकते हैं? तो इनको बचाने के लिए हम क्या करेंगे? अगली हेडिंग बनाइएगा, संक्षारण के बचाव। क्योंकि ये धातुएं बहुत महंगी, तो इनको बचाना है। तो सबसे पहला है यसद लेपन द्वारा। याद रखिएगा, यसद लेपन को एक और नाम से जानते हैं, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में क्या करते हैं कि किसी भी धातु के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। जैसे आपने सुना होगा नॉन स्टिक का बर्तन, तो नॉन स्टिक के बर्तन के ऊपर क्या होता है? चढ़ा होता है परत। तो सबसे पहले यसद लेपन द्वारा। दूसरा विद्युत लेपन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जितने भी नाम बता रहे हैं उनको जरूर आप याद रखिएगा। अगर हम यसद लेपन की बात करें तो इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगर हम विद्युत लेपन की बात करें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और तीसरा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा है पेंट करके। ये सबसे इजी है जो हम लोग अक्सर करते हैं कि जब भी लोहे की दरवाजा आता है या लोहे की गेट आती है या ग्रिल वगैरह खिड़की वगैरह होती है, तो हर साल दिवाली पे हम लोग उसको पेंट करते। तो पेंट क्यों करते? इसीलिए पेंट करते हैं कि जंग से बचा सके। और साइंस की भाषा में उसी को कहते हैं क्या? संक्षारण। मतलब वो क्या हो जाएगा? जंग लगकर खराब हो जाएगा तो उससे बच सकते। अब दूसरा प्रभाव आपको बता दे, विकृत गंधिता। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन। कोशिश करिए इंग्लिश वर्ड भी लिखते चलिएगा, हो सकता है एग्जाम में कौन सा आ जाए। और इसे कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, जिसे कहते हैं विकृत गंधिता। मतलब
वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित, उपचयित का ही एक नाम बताए थे आपको, ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या हो जाती है? ऑक्सीकरण हो जाती है। उपचयित मतलब ऑक्सीकरण हो जाती है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। जैसे अगर आपको बता दें कि अक्सर क्या होता है, जैसे पनीर की सब्जी वाला एग्जांपल दे रहे थे कि आपने पनीर की सब्जी क्या कर दी, बेड के नीचे छिपा दी और सोचा बाद में खाएंगे, फिर क्या हो गया, भूल गए। अब भूलने के बाद आपको पता चला कि अरे नीचे तो पनीर की सब्जी रखे थे। अब जब उस पनीर की सब्जी को आप खा रहे थे तो रात जैसा टेस्ट नहीं आ रहा था, मतलब स्वाद में परिवर्तन होगा। आप देखोगे कि थोड़ा सा खट्टा लग रहा था, नहीं, और गंध महक रहा था। तो वो खट्टापन आना, गंध आना इस बात की पुष्टि करता है कि वो संचारित हो गया, मतलब उपचयित हो गया, मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई इसमें। और ऑक्सीकरण की क्रिया होने के बाद वह खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है। जो खाद्य पदार्थ ज्यादातर वसा या तेल से बने होते हैं, तेल से। लेकिन आपको बता दें कि ऐसी चीजें जिनको बेक करके बनाया जाता है वो जल्दी से खराब नहीं होते। जैसे बिस्किट वगैरह, देखिए बिस्किट वगैरह को छाना नहीं जाता, इसलिए वो जल्दी खराब नहीं होते। लेकिन अगर जिन चीजों को तेल या वसा से बनाते हैं वो जल्दी ही क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। ओके, उसके बाद अब भाई खराब ना हो, बड़ी मेहनत से पनीर का सब्जी बना था, बहुत महंगा भी मिलता है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, विकृत गंधिता रोकने के उपाय। तो अगली हेडिंग आपको बनानी है कि किस प्रकार हम उसको रोक सकते हैं। विकृत गंधिता रोकने के उपाय, किस प्रकार हम उसको रोकेंगे। तो सबसे पहला उपाय है प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, मतलब ऐसे पदार्थ को मिलाएंगे जो प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे दूध में बेकिंग सोडा। बेटा अगर बेकिंग सोडा की बात करें तो इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं। देखा होगा किचन में मम्मी जो है इस सोडा को रखती है और जिसका पूड़ी वगैरह बनाते हैं, पूड़ी वगैरह कुरकुरा बनता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ है। कौन? बेकिंग सोडा। इस तरह हम उसको बचा सकते हैं, क्योंकि आप सोचिए कि दूध को ऐसे 3-4 घंटे रखते हैं तो वो फट जाता है। तो क्या करें कि ना फटे, तो ना फटे उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसमें बेकिंग पाउडर मिलाएंगे। जैसे जो सरदार जी लोग होते हैं वो सुबह 8 बजे 9 बजे तो दूध दूहते हैं, लेकिन आपके घर वो दूध 11-12 बजे तक पहुंचता है। तो वो 11-12 बजे तक कैसे पहुंचता है, वो उसमें उस पदार्थ को मिलाते हैं। इसलिए मिलाते हैं कि उसमें क्या हो, बचाई जा सके, बनाई जा सके, ठीक है, कि दूध फटे ना। दूसरा है वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर। आप देखेंगे जिसमें मतलब मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें खाने पीने वाली मिलती हैं जो डब्बे बंद में मिलती है। अगर वो डब्बा कहीं से खुल जाए तो वो खाने वाला चीज खराब हो जाता है। जैसे आप पाएंगे, जैसे टिन के बर्तनों में मार्केट में देखिए गुलाब जामुन और रसगुल्ला मिलेगा। अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो पिछले रक्षाबंधन में तो लॉकडाउन ही था, तो लोग क्या किए थे कि रेडीमेड गुलाब जामुन और रसगुल्ला लाए थे। तो वो रेडीमेड गुलाब जामुन और रसगुल्ला जिस बर्तन में लाए थे वो वायुरोधी था।
इसलिए देखिए जब उसको ढक्कन खोला होगा तो पूरा काटा होगा तब निकला होगा। लेकिन अगर पैकिंग करते समय वो डब्बा कहीं से कटा फटा होगा तो वो खराब हो जाता। तो इस बात को ध्यान रखना है कि वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को क्या करना है, रखना है, जिससे वो क्या हो सके, जिससे वह बच सके। चलिए तीसरा चला जाए। तीसरा है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, नहीं दिख रहा होगा, अब देखिए, अब दिखेगा। वायु के स्थान ये हमारा पहला था प्रति आक्सीकारक का उपयोग करके, ये दूसरा था वायुरोधी बर्तन रखे, तीसरा है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, और चौथा है शीतलन के द्वारा। बेटा ये नाइट्रोजन गैस द्वारा जैसे आपको बता दे चिप्स पैकेट, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। देखा होगा चिप्स का पैकेट इतना बड़ा, देखिए मार्केट में मोटी नानी करके एक आता है ना, मोटी नानी या मोटू पतलू, तो उसमें देखोगे इतना बड़ा चिप्स का पैकेट रहता है, और जब फाड़ते हैं तो निकलता है इतना सा। आखिर भरा क्या होता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और ये नाइट्रोजन गैस किस लिए भरी होती है, ये प्रति आक्सीकारक का उपयोग करती है, वायु के स्थान पर भरी जाती है, जिससे विकृत गंधिता न हो सके। अगर हो जाता तो वो खराब हो जाता है। और लास्ट है शीतलन द्वारा, जैसे शीतलन को ऐसे समझिए फ्रिज नहीं, हम अपने बहुत सारे खाने को जो रात में बच जाता है उसको फ्रिज में डाल देते हैं। फ्रिज में इसलिए डाल देते हैं कि वो क्या हो, खराब ना हो, ठीक है। तो ये शीतलन द्वारा भी हम क्या कर सकते, बचा सकते हैं। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना? आज की क्लास खत्म की जाए। आज आपको आज बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हेडिंग आप बना लीजिए, जो नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, तो नेक्स्ट आप हेडिंग बना लीजिए, उसमें क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको बता दे, ये प्रकार नंबर 6। हमने आपसे वादा किया था कि आपके सिलेबस में 5 प्रकार है, लेकिन हम आपको 10 प्रकार बताएंगे, और वो 10 के 10 प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, जो आपको 90+ मार्क्स दिला के जाएंगे। इसलिए हमारे शुभम क्लासेस से जुड़े रहिए। शुभम क्लासेस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो नीचे बस एक ऑप्शन लिखेगा क्लियर पे। एक लास्ट जो मेरी आदत है, आप जानते हैं कि सर हमेशा जाते जाते होमवर्क देते हैं, तो बस एक होमवर्क दे दें, उसके बाद आज की क्लास को यहीं ओवर किया जाए। आपका होमवर्क है, याद रखिए, ZnO + C CO + Zn में अपचयित एवं उपचयित पदार्थ बताइए। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उम्मीद करेंगे आपको आ जाएगा। अगर ये आ जाएगा तो कंफर्म बता रहे बच्चों, आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बताइए, अगर कोई डाउट है तो बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों सब्सक्राइब कराइए, और उनको बताइए कि शुभम क्लासेस में क्या है, 0 से हीरो का बैच चल रहा है, जिसके टीचर सुनील चौधरी हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।